हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, मैं बहुत अपने को रोक रहा था कि देवरिया हत्याकांड पे मुझे कुछ बोलना न पड़े, परंतु विवश होकर के आज मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे विषयों पे लाना चाहता हूँ जिसका कि किसी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। दोस्तों, एक हत्याकांड हुआ। पहले एक प्रेमचंद जी की हत्या होती है, उसके बाद दुबे परिवार की हत्या होती है और तरह तरह के लोग तरह तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसने पहले हत्या की, किसने बाद में हत्या की, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस विषय पे मैं कोई कमेंट्री नहीं करने जा रहा हूँ। मेरी जो कमेंट्री है वो इससे थोड़ा अलग है। देखिए, मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आती है बचपन में, जब मैं अपने गांव में रहता था। तो कुछ दूर 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उसका नाम मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लड़हटी नाम था। और वहाँ के एक दबंग व्यक्ति थे जिनका नाम था, नाम भी मैं बदल रहा हूँ, उनका नाम था काम नरेश। तो वो दबंगई की इस सीमा तक लांग गए कि अपने पटीदार की जमीन को कब्जा कर लिया, उसमें खेती करवाते थे और उस घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। संयोग से उस घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र कोई 10-12 साल की रही होगी। और वो बच्चे उस अत्याचार को देखते थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, कोई 15-16 साल के हुए होंगे, तो 2 भाई थे, 1-2 साल की उम्र का गैप रहा होगा। तो ये जो काम नरेश जी थे, ये आज के 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मे बी 50 ईयर्स। तो उस दौर में बुलेट मोटरसाइकिल से चलते थे। तो जब इन लड़कों की धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और देखा कि कब तक अत्याचार सहन करेंगे, तो एक दिन क्या किया, इन 2 लड़कों ने गणासा, गांव की भाषा में एक धारदार हथियार होता है जिसको गणासा बोलते हैं, दोनों ने एक एक गणासा लिया और अक्सर करके रात के अंधेरे में वो लौटते थे और रास्ते में एक नाला पड़ता था और नाले में उतरने के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड लो करनी पड़ती थी। तो जब मोटरसाइकिल की स्पीड करीब करीब 0 हुई, उसी समय इन 2 लड़कों ने अटैक करके उन्हें मार डाला। बाद में इसमें क्या निर्णय हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि घटना से इतर थोड़ा सोचें कि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो एक विकृति है, उसको मैं कहूँगा अनाधिकार चेष्टा। यानी कि डिस्प्यूटेड लैंड पे कब्जा कर लेना या उसको रजिस्ट्री करवा लेना या सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लेना, ये सब धृष्टताएं हैं। इस पे रोक लगनी चाहिए। तो जहाँ तक अनाधिकार चेष्टा की बात है, तो मैं दुबे परिवार पर यह कमेंट करना चाहूँगा कि अगर उनका भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था और उसने अपनी ज़मीन यादव परिवार को लिखी, तो इसमें आप क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? उसने अपने हिस्से की ज़मीन ही तो लिखी होगी। दूसरी बात, यादव जी, प्रेमचंद यादव जी जो थे,
वो जनप्रतिनिधि भी थे, लेकिन उनके पास ऐसा प्रतीत होता है उनके मकान को देख करके कि संपत्ति भी ठीक ठाक रही होगी, तो उन्हें अनाधिकार चेष्टा करके क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकारी जमीन पे अपना मकान बनाए। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि दोनों पक्षों से अनाधिकार चेष्टा की गई। अब दूसरा जो बिंदु है हत्याकांड से थोड़ा अलग, कि दुबे परिवार ने ट्रैक्टर खरीदा था लोन पे, उसका लोन नहीं चुका पा रहे थे, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनके पास 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन थी। तो ये चैलेंज हमारे कृषि वैज्ञानिकों को, प्लानर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को जाता है कि एक किसान ट्रैक्टर खरीदता है, उसका लोन क्यों नहीं चुका पाता। हमारी कृषि में क्या कमी रह गई। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हमको पढ़ाया जाता रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि भारत विश्व का नंबर 1 का कृषि प्रधान देश है, यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया, कृषि योग्य भूमि हमारे पास विश्व की 11% है, विश्व में सबसे अधिक। फिर भी हमारे कृषि क्षेत्र के लोग, किसान, वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं नौकरियों की तलाश में। आखिर में क्या कमी रह गई। जो किसान अन्नदाता है वो अपनी रोजी रोटी क्यों नहीं कमा पा रहा है। प्राइसिंग में, एमएसपीज में क्या कमी रह गई, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ तो हम सरप्लस प्रोड्यूस कर देते हैं, कोई चीज़ डिफिसिट में चली जाती है, तो किसानों को एक एडवाइजरी क्यों नहीं दी जाती कि ये चीज़ इतना ही पैदा करो। जो तुमने सोन एरिया है वो पूरा डिस्प्ले होना चाहिए आज के इस डिजिटाइजेशन के युग में, कि प्याज भैया ऐसा है कि इतना हेक्टेयर बोई जा चुकी है, अब बोने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अन्य फसलों के बारे में भी। तो जो डिफिशियंसी है वो ये है कि जो हमारे पास जितनी ज़मीन है उसका तो कोई हम हला भला कर नहीं रहे हैं, जो ज़मीन हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि किस प्रकार से हम कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के दिशा में क्या प्रयत्न करें कि जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, उनको पलायन न हो करना पड़े, वो अपने ट्रैक्टर का लोन जमा कर सकें। तीसरा जो देखिए, एक पहलू मैंने बताया कि अनाधिकार चेष्टा, दूसरे पहलू बताया फार्म इकोनॉमिक्स, तीसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कोई अगर घटना हो जाती है, जैसे मैंने जो गांव की कहानी बताया, दोनों ही एक ही जाति के थे, काम नरेश और उनका पड़ोसी वो पटीदार था जिसके लड़कों ने उनकी हत्या की। तो यहाँ पे हमें जाति, मजहब, इससे थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है कि आखिर में समस्या के मूल कारण क्या है। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि प्रशासनिक लापरवाही। हमारे जो डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, और उनका जो प्रशासन तंत्र है, दुर्भाग्य ये है कि डीएम साहब को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा इतने सारे काम सौंप दिए गए हैं विकास के कार्य। वो समीक्षा करेंगे कि हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है, वो समीक्षा करेंगे कि इरिगेशन इंजीनियर क्या कर रहा है। अरे भाई, अपना लॉ एंड ऑर्डर का काम तो पहले ठीक करो, दूसरे के काम में दखल देने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डीएम साहब का वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस किया जाए और उनको कहा जाए कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करो, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो एडमिनिस्ट्रेशन करो, विकास कार्य में और मेडिकल में हर जगह अपना इंटरफेरेंस। इंडस्ट्री कौन सी लग रही है, क्या हो रहा है, कोई राजा महाराजा हो आपको एक सर्विस दी गई है, उसमें मुख्य जो क्षेत्र है आपका वो लॉ एंड ऑर्डर का है, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो।
बाकी हर क्षेत्र में अपना टांग अड़ाए पड़े हो। तो मेरा ये संदेश है कि प्रशासन के लोगों को, खासतौर से रेवेन्यू के लोग जो हैं, पुलिस के लोग जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनको कोर्स, अपना जो कोर सेक्टर है उसमें फोकस करने की एडवाइजरी जारी है। हर क्षेत्र में उनको लगा देने से उनके पास खुद ही इतना समय नहीं बचेगा कि अपना लॉ एंड ऑर्डर को सही रख सकें। दोस्तों, ये जो ज़मीन की डिस्प्यूट है, घर घर के झगड़े हैं और मेड़बंदी के झगड़े हैं, ये इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इस पे अब देखिए कि जो एक लेखपाल है उसको आपने इतना वर्कलोड दे रखा, जनगणना भी उसी को करनी है, इलेक्शन भी उसी को करवाना है, तो कहाँ से वो रेवेन्यू पे टाइम दे पाएगा। तो मुख्य रीज़न क्या है कि हमारे प्रशासनिक सुधार होने चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर और जो रेवेन्यू के डिस्प्यूट्स हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। अब रही बात जुडिशरी की, उनको कैसे मैं छोड़ दूँ। जुडिशरी के हालात ये हैं कि इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, 20-50 साल तक पेंडिंग चलते हैं, कितनी तारीखें होती हैं, उसका क्यों नहीं निस्तारण कर सकते भाई आप। उसका निस्तारण करोगे नहीं और बाकी चीज़ों में अपनी टांग अड़ाओगे। तो बेहतर ये है कि जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है उसको ये सशक्त किया जाए कि अपना जो तुम्हारा कोर सेक्टर है उसमें फोकस करो, न कि दुनिया की सारी चीज़ में। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि राज्य स्तर पे और सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर पे इस पर विचार होना चाहिए और इस पर ऐसी कार्य प्रणाली विकसित की जाए कि जो कोर सेक्टर है जिस भी क्षेत्र का, वो अपने कोर सेक्टर पे फोकस करे, हर क्षेत्र में उसको इन्वॉल्व न किया जाए। धन्यवाद।